हेलो, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज हम अपने चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियाँ जो कि चैप्टर 12th की बुक है, ज्योग्राफी के सेकंड बुक से लिया गया है। आइए हम इस चैप्टर का डीपली से अध्ययन आगे करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि मानव बस्तियाँ होती क्या हैं। बस्तियाँ यानी घरों के समूह को बस्तियाँ कहते हैं, और मानव बस्तियाँ जिन घरों के समूह में मानव निवास करते हैं उन्हें मानव बस्तियाँ कहते हैं। आइए हम इस चैप्टर का आगे अध्ययन करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि ग्रामीणीय बस्तियों के प्रकार। ग्रामीणीय यानी गांव की जो बस्तियां होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो वो जो बस्तियां होती हैं उन्हें 4 प्रकार से बांटा गया है। जो कि पहला प्रकार होता है गुच्छित, संकुलित, अकेंद्रित बस्तियां हैं। गुच्छित बस्तियां हैं जहाँ पे कई सारे घर एक साथ पाए जाते हैं। अर्धगुच्छित बस्तियां हैं। अर्धगुच्छित बस्तियाँ जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो गुच्छित बस्तियों के आधे जो बस्तियाँ होती हैं ना वो ये होती हैं। तो इन्हें ना समाज से जब अलग कर दिया जाता है तो ये पहले ये गुच्छित बस्तियाँ होती हैं, जब ये अलग हो जाते हैं ना तो उन्हें अर्धगुच्छित बस्तियाँ कहती हैं। और एक होती है पल्लीकृत बस्तियाँ। पल्लीकृत बस्तियाँ ये वह बस्तियाँ होती हैं जहाँ पे जो घर होता है वो दूर दूर पाए जाते हैं, लेकिन वो इतने दूर नहीं पाए जाते हैं कि लगभग एक किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर, इतने दूर नहीं पाए जाते। यहाँ पे थोड़े उससे पास होते हैं। और जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पे जो घर पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं परिक्षिप्त अथवा एकांकी बस्तियाँ। एकांकी यानी एक एक घर बहुत बहुत दूर दूर पर होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ फैक्ट्स। एक पहला फैक्ट हमारा ये है कि उत्तरी मैदान में जो बस्तियाँ पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है। तो जो उत्तरी मैदान में बस्तियां पाई जाती है वो होती है सहत प्रकार की। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो उत्तरी मैदान है वो हमारा उपजाऊ मैदान है, जो जहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सहत प्रकार की बस्तियाँ यानी कई सारे घर एक साथ पाए जाते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं कि गांव और नगर जो हैं उनके बीच अंतर क्या है। गांव कहते हैं विरल रूप से अवस्थिति छोटी बस्तियां। यानी गांव जो होते हैं उनमें कई सारे जो घर होते हैं वो कई सारे नहीं होते, वो 4-5 घर होते हैं। 4-5 घर को भी एक गांव कहा जाता है। और ये प्राथमिक क्रिया में संलग्न होते हैं, यानी वो प्राथमिक क्रिया यानी कृषि का कार्य ज़्यादा करते हैं, तो उन्हें गांव कहते हैं। और जो नगर होते हैं वो बड़े अधिवास होते हैं, यानी छोटे से क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग निवास करते हैं। और ये जो संलग्न होते हैं वो द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं। यानी द्वितीय क्रियाकलाप यानी विनिर्माण क्षेत्र, और तृतीय क्रियाकलाप यानी सेवा क्षेत्र। ठीक है, आइए हम इन दोनों के बीच में थोड़ा और डिफरेंस कर लेते हैं। जो गांव है वहाँ पे ग्राम पंचायत पाई जाती है, जो नगर है वहाँ पे नगर पालिका पाई जाती है। जो गांव की जो जनसंख्या है वहाँ पे कम जनसंख्या पाई जाती है और नगर में ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। गांव में जो सेवाएं होती है जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और भी रोजगार ये सब कम पाए जाते हैं, और नगर में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। आइए हम इसका आगे अध्ययन करते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं कि जो चारों प्रकार की जो बस्तियाँ होती हैं वो किस किस प्रकार की होती हैं। अब हम हमारी पहली जो बस्तियाँ हैं वो गुच्छित है। गुच्छित बस्तियाँ यानी ये संकुलित रूप से निर्मित होती है। संकुलित यानी एक जगह पे कई सारे घर पाए जाते हैं। ठीक है, वो गुच्छित बस्तियाँ कहलाते हैं। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, गुच्छित यानी कई गुच्छों, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं वैसे ही। और रहने में स्पष्ट क्षेत्र होना, यानी ये जहाँ पे रहते हैं ना वो एक स्पष्ट क्षेत्र होता है। अब जैसे कि हम कहीं पे रह रहे हो और गुच्छित बस्तियाँ यानी वहाँ पे कई सारे घर होते हैं, वहाँ पे कई सारे लोग होते हैं। ठीक है, वहाँ पे चारगाह जो होता है ना वो अलग होता है। चारगाह वो अलग होता है। वो अलग क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे अगर पूरे घर पाए गए हैं तो अब यहाँ पे थोड़ा ना हम चारगाह बीच में ही बना देंगे, उन्हें तो हम अलग बनाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे लोग रहेंगे और यहाँ पे मवेशियों को चारा हम खिला सकते हैं। ठीक है, और ये जो बस्तियाँ होती है वो इनके जो आकार होते हैं ना वो होते हैं, एक आयताकार होती है, एक अड़ीय होती है और एक रेखीय होती है। यानी ये जो है ये बस्तियों के प्रकार हैं। आयताकार यानी बस्तियाँ कभी कभार ऐसी भी पाई जाती है। फिर अड़िए यानी कोई एक पहाड़ ले लो, पहाड़ मान लो कि पहाड़ है और उसके आसपास जो जब घर बस जाते हैं ना, यानी आसपास यानी पहाड़ के जो नीचे यहाँ पे जो इसे पहाड़ मान ले रहा है, यहाँ पे जो बस जाते हैं तो उन्हें अड़िए कहते हैं। ठीक है,
अब रेखिक यानी ऐसे। अब ऐसे अगर घर बस जाएंगे तो उन्हें रेखीय प्रतिरूप कहा जाता है। और ये जो बस्तियां होती हैं वो उपजाऊ जलोढ़ मैदान। अब उपजाऊ जलोढ़ मैदान कहाँ है? वो हमारा उत्तरी भारत, ठीक है, उत्तरी भारत है। उसके बाद उत्तरी पूर्वी राज्य, जो ये जो है ना उत्तरी भारत और उत्तरी पूर्वी राज्य, यहाँ पे ये बस्तियाँ पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि जलोढ़ मृदा जो होती है उपजाऊ होती है और जलोढ़ मृदा यहीं पे पाई जाती है। अब हम छठा डिफरेंस पढ़ेंगे कि ये जो बस्तियाँ होती है वो उत्तर पूर्वी राज्य में तो पाई जाती है, और एक पाई जाती है बुंदेलखंड और नागालैंड, ये भी हमारा उत्तर पूर्वी का एक राज्य है। और राजस्थान में भी ये जो बस्तियां हैं वो पाई जाती है। आगे हम आगे की बस्तियों का अध्ययन करते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं अर्धगुच्छित बस्तियां हैं। अर्धगुच्छित बस्तियां ये हमारी दूसरी बस्तियां हैं, दूसरी बस्ती का प्रकार है। ये जो बस्तियां होती है ना वो किसी सीमित क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। सीमित क्षेत्र यानी इसकी एक सीमा होती है, उस सीमा से आगे नहीं बढ़ते हैं, तो वो सीमित क्षेत्र में एक पाई जाती है, ठीक है। और जो ये जो बस्तियां जो होती है ना वो बड़े गांव से विखंडन का परिणाम होता है। विखंडन यानी उनसे अलग हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया ही है कि जो गुच्छित बस्तियां होती है उन्हीं का जो आधा होता है वो अर्धगुच्छित होता है, यानी वो किसी विखंडन द्वारा वो अलग हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें अर्धगुच्छित बस्तियां कहते हैं। जो बड़े वर्ग के लोग होते हैं ना वो उनके केंद्र में होते हैं, यानी जो अर्धगुच्छित बस्तियां कौन चलाता है। अब इनको अगर अलग कर दिया तो इनका कोई लीडर होगा ना, तो वो जो होते हैं ना वो केंद्र में होते हैं, अर्धगुच्छित बस्तियां के केंद्र में होते हैं। अब हम चौथा डिफरेंस ये पढ़ते हैं कि जो निम्न वर्ग के लोग वो गांव से बाहर रहते हैं। जो निम्न लोग के वर्ग हैं वो गांव से बाहर रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गांव में ऐसा ही होता है, क्योंकि ज़्यादा वो छुआछूत मानते हैं, लगभग अब थोड़ा कम हो गया है। लेकिन ये जो बाहर रहते हैं वो अर्धगुच्छित बस्तियां बसाते हैं। जो पांचवा प्रकार के जो डिफरेंस है हमारे में वो है कि जो बस्तियां हैं वो सामान्य तौर पर गुजरात और राजस्थान में पाए जाते हैं। ये आप याद रख लेना। आगे हम आगे की बस्तियां का अध्ययन करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि पल्लीकृत जो बस्तियां होती हैं वो कैसी बस्तियां होती हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बस्तियां होती है ये भौतिक रूप से अलग होती है। अलग यानी ये जो बस्तियां होती है ना ये एक दूसरे से अलग होती हैं, यानी एक बस्तियां यहाँ पे हुई, एक मतलब एक घर यहाँ पे हुआ, एक घर यहाँ पे हुआ, मतलब दूर दूर थोड़े पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो गांव होते हैं वो गंगा के निम्न मैदान यानी गंगा जो है उसका एक निम्नतम क्षेत्र होता है, उसे कहते हैं गंगा का निम्न मैदान, ठीक है। छत्तीसगढ़ जैसा कि हम जानते ही हैं कि ये हमारे लगभग दक्षिण भारत का हिस्सा है। और हिमालय की निचली घाटियाँ यानी ये जो उत्तर में है, हिमालय उत्तर में है हमारे, तो इसकी जो निचली घाटियाँ हैं ना वहाँ पे ये सब पाए जाते हैं, और ये आप याद रख लेना। और इन बस्तियों में स्थानीय स्तर पर अब इनके जो नाम है वो कई प्रकार के हैं, और ये थोड़ा हमें याद करने में दिक्कत होती है। तो इनका जो नाम है वो एक है पन्ना, एक है पाड़ा, एक है पाली, और एक है नागला, और एक है ढानी। अब आप ना इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जो पन्ना, पाड़ा और ढानी, पाली है, मतलब इनमें पौ ज़्यादा आ रहा है, तो यानी पन्ना, पाड़ा, पाली तो ऐसे याद हो गया, तो हम अब इसे याद कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट बस्ती का अध्ययन करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि जो परिक्षिप्त बस्तियाँ होती हैं वो कैसी बस्तियाँ होती हैं। तो ये जो बस्तियाँ होती हैं ना ये बहुत दूर दूर पाई जाती है, यानी इनके तुलनात्मक ये जो बस्तियाँ होती है ये बहुत दूर दूर पाई जाती है। एक घर यहाँ पे पाया गया तो एक घर यहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बस्तियाँ होती है ये बहुत दूर दूर पाई जाते हैं। तो दूसरा डिफरेंस है इसमें ये जो है ये मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और केरल में पाए जाते हैं, ये आप याद रख लेना। और आइए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए हम आगे पढ़ लेते। एक और फैक्ट है कि 1850 के दशक में आधुनिक उद्योग यानी जो अभी चल रहे होते हैं ना, जो वर्तमान में उद्योग चल रहे होते हैं उन्हें आधुनिक उद्योग कहते हैं। तो उनके आधार पे ना 1850 में नगरों का निर्माण हुआ था, जिसमें जो जमशेदपुर था वो प्रमुख था। आइए हम नगरीय बस्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जो कि हमारी जो नगरीय बस्तियाँ होती हैं उन्हें 3 प्रकार से बांटे जाते हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकार से बांटे जाते हैं, जो नगरीय बस्ती के होते हैं उन 3 प्रकार से बांटे जाते हैं। एक जो प्रकार होता है नगरीय बस्तियों का वो होता है प्राचीन नगर। दूसरा जो प्रकार होता है वो मध्यकालीन नगर। तीसरा जो होता है वो आधुनिक नगर।
अब जैसे नाम से पता चल रहा है प्राचीन नगर यानी जो नगर पुराने पुराने समय से ही बसा हुआ हो, अब उन्हें प्राचीन नगर कहते हैं। यानी वो जो है वो 2000 वर्ष पूर्व से बसे होते हैं, यानी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। अब इन नगरों का विकास प्राचीन भारत में हुआ था, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और इसमें जो नाम है वो है एक वाराणसी है, और एक है प्रयाग, एक है पाटलिपुत्र जिन्हें अब पटना कहा जाता है, और एक मदुरई और वाराणसी जो है वो हमारा एक धार्मिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। और हम पढ़ते हैं कि मध्यकालीन नगर जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो मध्यकालीन नगर यानी जो 800 ईस्वी से 1750 तक जो नगर बने ना, जो नगर उभरे, तो उन्हें मध्यकालीन नगर कहते हैं। तो ये जो हैं वो दिल्ली है, हैदराबाद है, आगरा है, जयपुर है, लखनऊ है और नागपुर है, ठीक है। ये आप याद कर लेना, दिल्ली, हैदराबाद, आगरा, जयपुर और लखनऊ और नागपुर, ये जो है वो मध्यकालीन नगर है। अब हम पढ़ लेते हैं कि जो आधुनिक नगर हैं वो कब बने। अब जैसा हमने पढ़ लिया कि 1750 तक तो मध्यकालीन बने, तो 1750 के बाद जो 200 वर्ष जो कि अंग्रेज़ों ने राज किया, वहाँ पे जो भी नगर बने ना उन्हें आधुनिक नगर कहा जाता है। तो वो जो आधुनिक नगर है वो है सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अब आप ना इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारा जो ब्रिटेन ने हमारे ऊपर कब्जा किया था, तो ज़्यादातर उन्होंने जो मेन जो जगह है वहाँ पे कब्जा किया था वो था कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इन जगहों पे, और सूरत उरत पे ज़्यादा इन्होंने फोर्स डाला था, ठीक है। तो हम इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं, सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये हमारे आधुनिक नगर में आते हैं। आगे हम इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जो कि एक नंबर में आ सकते हैं। प्रशासनिक नगर जहाँ पे प्रशासन होता है वो होता है, एक चंडीगढ़ है, एक गांधीनगर है, दिसपुर है, भुवनेश्वर है, और हमारा जो मुंबई भी है, और फिर दिल्ली भी है, लेकिन मुंबई को इसमें नहीं मापा जाता है, ठीक है। हमारा दिल्ली भी है, और हमारा जो है वो चंडीगढ़ तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो दिल्ली भी एक प्रशासनिक नगर है, और जयपुर भी है, प्रशासनिक नगर के अंदर आते हैं। औद्योगिक नगर वह नगर होते हैं जहाँ पे उद्योग की अवस्थिति ज़्यादा होती है। तो एक आपने पढ़ाई होगा कि दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी और बड़ौनी जो कि बिहार में है, और दुर्गापुर और भिलाई ये जो है ये हमारे औद्योगिक नगर है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि 2001 के अनुसार जो नगर में रहने वाली जनसंख्या है वो हमारी कितनी थी, तो वो थी 28%, ठीक है। आगे कि सबसे ज़्यादा यानी 60% नगरों में जनसंख्या जो रहती है वो कौन से नगर में रहती है, तो प्रथम वर्ग के नगरों में वो निवास करती है। 60% यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी प्रथम नगर वर्ग में निवास करती है। आगे हम इसका अध्ययन करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि जो नगर हैं उनको जनसंख्या के अनुसार पे ना 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और जो आगे पिछला हमने पढ़ा था वो काल यानी समय के हिसाब से उन्हें 3 भागों में बांटा गया था। तो ये याद रखना, जनसंख्या के हिसाब से 6 भागों में बांटा जाता है, और जो काल के हिसाब से यानी समय के हिसाब से 3 भागों में बांटा जाता है नगरों को। जो 6 भाग हैं उसमें से 3 मेन हैं, जो कि 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं, और 3 जो है वो मेन नहीं है, जो कि हमारे बुक में भी नहीं है। जो पहला नगर है वह 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर केंद्र को जो है ना वो केंद्र की नगर कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे 1 लाख से अधिक जनसंख्या रहेगा उन्हें नगर केंद्र कहा जाता है, ठीक है, यानी उन्हें नगर कहते हैं, ठीक है। और जो 10 लाख से 50 लाख तक की जो जनसंख्या वाले नगर होते हैं उन्हें महानगर कहते हैं। यानी 1 लाख से ऊपर वाले नगर, 10 लाख से 50 लाख वाले महानगर, और वहीं पे 50 लाख से जो 1 करोड़ वाले होते हैं उन्हें कहते हैं मेगा नगर। और जो मेगा नगर में है वो एक मुंबई एक सबसे मेन है, कि आप मुंबई याद रख लेना, कोई भी भारत का एक जब मेगा नगर पूछ लिया जाए तो मुंबई एक हमारा मेगा नगर है, ठीक है। आगे हम इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि जो प्रकार्यात्मक है
उनके आधार पे नगरों का वर्गीकरण कैसा है, यानी नगरों को ना 3 प्रकार से बांटा गया है इस चैप्टर में। एक कार्य के आधार पे, और एक हमने काल के आधार पे पढ़ा था, मध्यकालीन, आधुनिक और प्राचीन, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था कि जनसंख्या के आधार पे मेगा नगर, महानगर और नगर। और एक हम पढ़ रहे हैं प्रकार्य, यानी कार्य के आधार पे जो है वो नगरों को कैसे वर्गीकरण किया गया। तो उनमें उनको जो वर्गीकरण किया गया वो एक प्रशासनिक नगर, यानी प्रशासन, जहाँ पे उच्चतम क्रम के ना प्रशासनिक मुख्यालय पाए जाते हैं, यानी जो जहाँ पे उच्चतम क्रम के, जैसे कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब पाए जाते हैं। तो दिल्ली एक प्रशासनिक नगर कहलाया। अब प्रशासनिक नगर में आते कौन कौन से हैं, तो ऐसा मैंने ऊपर लिख रखा है कि दिल्ली है, जयपुर है, चंडीगढ़ है, इम्फाल है, हमारी नागालैंड की राजधानी है, और भोपाल और चेन्नई, ठीक है। अब सबसे जो मेन है ना वो इम्फाल आप याद कर लेना, भोपाल याद कर लेना है, दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर ये सब ज़्यादा मेन है, तो इन्हें आप याद कर लेना। औद्योगिक नगर ये हमारा दूसरे प्रकार का नगर है। तो औद्योगिक नगर जो होते हैं वहाँ पे उद्योग ज़्यादा पाए जाते हैं, और ऐसा जो नगर है वो कौन कौन से हैं, तो वो है जमशेदपुर, बोकारो, अब मोदी नगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई, कोयम्बटूर, सेलम। अब ये सब जो है यहाँ पे उद्योग ज़्यादा पाए जाते हैं ना, तो इसीलिए इन्हें औद्योगिक नगर कहा जाता है, और आप ये भी याद कर लेना। अब हम पढ़ते हैं कि परिवहन जो नगर होते हैं ना वो होते हैं पतन नगर, उन्हें पतन नगर भी कहा जाता है। पतन यानी जो कि समुद्र के पास मतलब पाए जाते हैं। ये यहाँ इनका जो मेन कार्य जो होता है ना वो आयात निर्यात करना होता है, यानी सामान को लाना, सामान को दे आना, ठीक है। और ये जो है वो जितने भी जो पतन है ना हमारे, वह कांडला, कोच्चि, विशाखापट्टनम, कांडला हमारा गुजरात में है, विशाखापट्टनम हमारा आंध्र प्रदेश में है, और कोच्चि हमारा केरल में है, ठीक है। और आगे हम पढ़ते हैं कि वाणिज्यिक नगर किसे कहते हैं। वाणिज्यिक यानी व्यापार और वाणिज्यिक, यानी जहाँ पे ना सबसे ज़्यादा व्यापार हो तो उन्हें वाणिज्यिक नगर कहते हैं, जो कि कोलकाता, सहारनपुर और सताना। तो ऐसा एक मतलब तीन इसमें बुक में हमारा दिया हुआ है। कोलकाता सबसे ज़्यादा वाणिज्यिक नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आयात निर्यात ज़्यादा करता है, और सहारनपुर और सताना भी। आगे हम इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। खनन नगर, आगे हम पढ़ते हैं कि खनन नगर होता क्या है। तो जो खनन नगर होते हैं ना वहाँ पे ज़्यादातर खनिज पाए जाते हैं, उस खनिज के लिए समृद्ध होते हैं। तो खनन नगर यानी जहाँ पे कोयला निकलता है, लोहा निकलता है, वहाँ उन्हें खनन नगर कहा जाता है। तो एक रानीगंज है, झरिया है, डिगबोई है, अंकलेश्वर है और सिंगरेली है। और आप इन्हें याद कर लेना, कोई भी वैसे 2 याद कर लेना, रानीगंज और झरिया, इन दोनों को याद कर लेना। आगे हम पढ़ते हैं कि गैरिसन नगर किसे कहते हैं। गैरिसन नगर यानी छावनी, इन्हें छावनी भी नगर कहते हैं। छावनी क्या होता है, जहाँ पे फौजी जो है ना वो अपना डेरा जो डालते हैं उन्हें छावनी कहा जाता है। तो वो होता है अम्बाला है, एक है हमारा जलंधर, एक है महू और एक बवीना, महू, जलंधर और अम्बाला। आप ये दोनों याद कर लेना, अम्बाला और जलंधर सबसे मेन है। और जो धार्मिक और सांस्कृतिक नगर है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो है वाराणसी जो है वो भी है हमारा लगभग धार्मिक नगर है, मैंने आपको पहले बता दिया था। अब है मदुरई, उज्जैन और पुष्कर। आप पुष्कर को ऐसे याद कर सकते हैं कि पुष्कर का जो मेला होता है ना वो सबसे बड़ा होता है, तो आप पुष्कर को ऐसे याद कर सकते हैं। और उज्जैन एक मतलब बहुत ज़्यादा फेमस इलाका है, और मदुरई तो आप जानते ही हैं, तो आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं। जो शैक्षिक नगर है वो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध होता है, वहाँ पे शिक्षा ज़्यादा पाई जाती है, और वहाँ पे ज़्यादा शिक्षा दी जाती है खासकर। और जो शैक्षिक नगर है वो कौन कौन से हैं, तो 2 है उत्तर प्रदेश के, एक अलीगढ़ और एक इलाहाबाद। और बनारसी जो है ना वो भी उत्तर प्रदेश का ही है, यानी तीनों उत्तर प्रदेश से ही हमारे शैक्षिक नगर आ गए। और एक पिलानी है, तो पिलानी आप याद कर लेना, और ये तीनों भी। पर्यटन नगर, जहाँ पे ज़्यादातर घूमने की जगह कौन सी है, घूमने की जगह आपसे पूछे जाए तो आप बताओगे नैनीताल। जोधपुर जो है ना वो राजस्थान का सबसे मेन है घूमने वाली जगह। और ऊटी आपने कई कबार एक मतलब फिल्म में भी आपने सुना होगा कि ऊटी जो है। फिर शिमला और मसूरी, ये हमारी जो घूमने वाली पर्यटन नगर है। और